सीख गया। इसलिए जो भाषा अर्जन होती है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। बच्चा इसमें इस भाषा को अपने आप ही सीख जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसमें किसी भी संसाधन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हिंदी सीखने के लिए मुझे किसी की जरूरत थोड़ी पड़ी है, अपने आप ही सीख गया, आप लोग भी अपने आप सीख गए। तो ना तो इसमें व्याकरण की जरूरत पड़ती, ना किसी इसमें टीचर की जरूरत पड़ती, ना ही नियमों की जरूरत पड़ती, ठीक है। उसके अलावा जो भाषा अर्जन होती है वो आपकी हमेशा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा होती है, ठीक है। जो हमेशा बच्चे की जो भाषा अर्जन होगी वो उसकी मातृभाषा ही होगी, ठीक है, जिसको प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जो भाषा अर्जन होती है वो सहज और स्वाभाविक, कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सहज, स्वाभाविक और सरल होती है, यानी इसको बड़ी सरलता के साथ सीखा जा सकता है। ये आपकी, इसमें आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये होती है आपकी भाषा अर्जन, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हिंदी तो मैं सीख गया, प्राकृतिक रूप से सीख गया हिंदी, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब मान लीजिए मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, कुछ भी लैंग्वेज सीखनी है। तो जब मुझे दूसरी भाषा सीखनी है तो भाई मुझे औपचारिक साधनों की जरूरत पड़ेगी। औपचारिक साधन कैसे? मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझको इंग्लिश सिखा सके, मुझको इंग्लिश की बुक चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से इंग्लिश सीख सकूं, इंग्लिश के नियम पता होनी चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए। तो इन संसाधनों की जरूरत मुझे पड़ेगी अगर मैं किसी दूसरी भाषा को सीखूंगा। इसलिए इसको द्वितीय भाषा कहा गया है, और जो भाषा अर्जन है उसको प्रथम भाषा यानी मातृभाषा उसको कहा गया है, ठीक है। और ये वाली भाषा आपके स्कूल से प्रारंभ होती है। भाई इंग्लिश घर में तो नहीं बोलना शुरू करूंगा, मेरे घर के अंदर अगर हिंदी बोली जाती है तो इंग्लिश थोड़ी सीख जाऊंगा मैं, ठीक है। तो स्कूल से इसको स्टार्टिंग होती है, और यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी बच्चा इसके अंदर प्रयास करता है। और जो आपके सीटेट में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसको एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। कैसा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना गया है, जटिल प्रक्रिया। अब मान लो भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा ना थोड़ा तो मुझे अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो जटिल प्रक्रिया होती है भाषा अर्जन के मुकाबले। तो दोनों ही चीज मैंने आपको इसके संबंध में बता दी। अब क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग दोगे खुद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा अर्जनेन संबंधम अस्त्यम अस्ति, कि भाषा अर्जन का संबंध किस में से होता है? देखते किससे होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं। व्याकरण संबंध, आगे पढ़ना ही नहीं, शुरू में ही आ गया व्याकरण संबंध। व्याकरण का संबंध भाषा अर्जन से नहीं होता, भाषा अधिगम से होता है। किससे होता है? भाषा अधिगम से होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिगणनम। बिल्कुल सही बात, भाषा के जो परिवेश निर्माण से क्या होता है, जो भाषा होती है उसको सहज और सरल रूप से अधिग्रहण किया जाता है, उसको सीखा जाता है, ठीक है। तो परिवेश का निर्माण होना बहुत जरूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा अर्जन में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चे का जो परिवार होता है, या जो बच्चे का जो वातावरण होता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है भाषा अर्जन के अंदर, ठीक है। तो भाषा का परिवेश जो होता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। आप लोग समझे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आ गया। ये टॉपिक देखिए आपका सीडीपी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, या कोई भी भाषा हो। ये कुछ भाई साहब ऐसे आदमी हैं, मैंने बताया ना, ये हर शादी में जाकर अटेंड करते हैं, ठीक है, चाहे कन्यादान दे या ना दे, लड़के की में भी जाए, लेकिन आएंगे हर किसी के अंदर। तो ये एक नंबर का आपका हिंदी में आ जाएगा और एक नंबर का आपका संस्कृत में आ जाएगा। और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो भी आप बच्चों को स्कूल के अंदर भाषा पढ़ाओगे उसको आपको 3 भाषाएं आपको पढ़ानी है। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसके बारे में बताया हुआ है। 3 भाषा कौन कौन सी होनी चाहिए? पहले बच्चे को आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ। कौन सी भाषा में? उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, सबसे महत्वपूर्ण है। जो एनसीएफ है, एनसीएफ ने बच्चे की मातृभाषा को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। अगर आप लोग सीटेट का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किसका? संस्कृत का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था आपका? कि भारतीय छात्रस्य कस्याय शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति, ठीक है, कि भारत का जो छात्र है उसको कक्षा में शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है उसकी मातृभाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र में पहले बच्चे की मातृभाषा होगी। अगर हिंदी क्षेत्र का होगा तो वहां पर उसकी मातृभाषा हिंदी हो जाएगी, गैर हिंदी क्षेत्र का होगा तो जो भी उसकी मातृभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? हिंदी इंग्लिश में से एक हो जाएगी, और तीसरी आपकी मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक। देखिए कई बार इसको बता चुका हूं और इतना ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। और क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी होगी? आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश भाषा? नहीं, पहली भाषा इंग्लिश भाषा नहीं होगी। मैंने आपको दोबारा बताया, पहली भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, ना ही उसकी आधुनिक भारतीय भाषा होगी। क्या होगी? या तो मातृभाषा होगी या बच्चे की प्रांतीय भाषा होगी। ये त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा होनी चाहिए। इस पहली भाषा में बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ गए
गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और सॉफ्टवेयर आप लोग गूगल पर सर्च करना sachinacademy.com, ठीक है, sachinacademy.com आप लोग सर्च करना, इस पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेना। एक काम करना, क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद करना, आज इसके अंदर नई चीजें अपडेट करी थी तो थोड़ा आज ये मेंटेनेंस इसके अंदर करवा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आ गया आपका मूल्यांकन। सीडीपी में आता है, ईवीएस में आता है, मैथ्स में आता है और आपकी भाषाओं में आपका मूल्यांकन पूछा जाता है। ठीक है, इनफैक्ट आपके सोशल साइंस और साइंस में आता है। जो कल होगा, कल ठीक 6 बजे, कल ठीक 6 बजे आपकी सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज की महामैराथन क्लास में लेने वाला हूं, कल ठीक 6 बजे। तो आप लोग ठीक 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना जिन बच्चों का पेपर 2 का सोशल साइंस है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन बच्चों का सोशल साइंस है उनको भी आप लोग जरूर लेकर आ जाना। ठीक है, और उसके बाद मैं साइंस की लूंगा, फिर इंग्लिश लूंगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं मूल्यांकन की, इवोल्यूशन की, मूल्यांकन क्या होता है? वास्तविक उपलब्धि के स्तर को जानना मूल्यांकन होता है। कैसे? अब आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम देने जा रहे हो तो 150 में से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, उस जितने भी आप लोग नंबर लेकर आओगे, उसके आधार पर आपकी उपलब्धि को जांचा जाएगा कि बच्चे के इतने नंबर आए, इसका मतलब बच्चे को इतनी चीज आती है। ये होता है आपका मूल्यांकन, जब वास्तविक उपलब्धि के स्तर को जानना होता है आपका। ठीक है, अब मूल्यांकन के अलावा एक और आपको देखने को मिलता है, इसका छोटा भाई, वो है आपका आकलन। ठीक है, तो असेसमेंट, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, बेसिकली इसी का एक भाग होता है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। और दूसरी जरूरी बात जो मैंने आपको हिंदी में भी बताई थी, आकलन को सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण माना है, आकलन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हमारा शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए मुझे आपका आकलन करना है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ तेरी भाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए। जो बच्चा सही दे देगा या गलत दे देगा, तो उसके बेस पर मैं क्या काम करूंगा, आप लोगों का मैंने आकलन करा। तो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो आकलन हो रहा है वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आकलन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। लेकिन आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है और एक छोटी प्रक्रिया है। ठीक है, छोटी प्रक्रिया है तभी महत्वपूर्ण है। और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। देखो वीडियो के अंदर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, जो भी गलती होगी यही मिल जाएगी आपकी और मैं यही समाधान कर दूंगा। लेकिन जब आप सीटेट के एग्जाम में जाओगे, 150 में से जितना वहां पर आपने कर दिया, वहां पर आप लोग समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां तो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझे? तो आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आप लोग इसको समझ गए? आगे देखते हैं। इसी के अंदर एक और आपका दिया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में भी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सीसीई के नाम से जाना जाता है और सीडीपी के अंदर बहुत पूछा जाता है और आपकी भाषा के अंदर भी। सतत और व्यापक मूल्यांकन कि भाई एक ऐसा मूल्यांकन जो सतत हो, यानी निरंतर चलता हो, रेगुलर चलता हो, कंटिन्यूअसली चलता रहो, और जिसमें बच्चे का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जा सके। व्यापक मतलब जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाए, ये होता है आपका व्यापक मूल्यांकन। यानी बच्चों को पढ़ाई के अलावा, शैक्षिक के अलावा उसको गेम्स, एक्टिविटीज, योगा वगैरह, पीटी वगैरह, इसमें भी उसको शामिल किया जाए, ये होता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, उसके अलावा देखिए जो आपकी भाषा होती है, जो आपकी हिंदी होती है, चाहे आपकी संस्कृत होती है, अगर बात आपको आकलन की दी जाए, अगर बात आपको आकलन की दी जाए और पोर्टफोलियो भाई साहब आपके एग्जाम में ना आए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पोर्टफोलियो भाई साहब आपके एग्जाम में हमेशा ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मेहमान है, आने ही आने आप। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक बेसिकली फाइल होती है। ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बच्चे से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को इसके अंदर रखा जाता है। चाहे बच्चे का नाम हो, चाहे बच्चे का परिवार हो, चाहे बच्चे की उपलब्धि हो, जो भी बच्चे ने उपलब्धियां हासिल की हो, चाहे बच्चे की जो कमियां हो, कुछ भी हो, बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को इस फाइल के अंदर रखा जाता है। जब बच्चा अगली क्लास में चला जाता है तो जो पिछली क्लास वाली मैडम है वो इस अगली क्लास वाली मैडम को कहती है, लो मैडम मेरे बच्चे का एक पोर्टफोलियो है। तो अगली वाली मैडम जो होगी, अगली क्लास की मैडम होगी, उसको एक फीडबैक मिल जाएगा कि भाई बच्चे के बारे में ये इसकी उपलब्धियां है, कमी है और ये इसके परिवार के बारे में चीजें है। अगर आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपसे पूछ ले आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, आकलन करने का, या भाषा आकलन आपको दे देगा, क्या दे देगा आपको? भाषा आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा, तो आपको पोर्टफोलियो के साथ हमेशा जाना है, सबसे बढ़िया तरीका आपका होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सामने आ गया आपका आकलन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए इसको। सतत व्यापक मूल्यांकन करते कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन को देख लेते एक बार, इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, देखिए छात्र सर्वदा आनंदेन कार्य निगमना है भवंती, कि छात्र हमेशा आनंद के काम करे। ठीक है, नहीं इस तरह के काम नहीं करना, आनंद बच्चों को इस तरह के नहीं देना पढ़ने के दौरान, वो मूल्यांकन के दौरान।
छात्रा है शैक्षणिक भारम अधिगम निर्वंती, शैक्षणिक भार को अधिक भी नहीं कर सकते। अगला देखते हैं